नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी है। अच्छा, एक चीज और, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन क्वेरीज का जवाब दूंगा। पहली न्यूज है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने परमिशन दे दी है लो कॉस्ट कोविड-19 के टेस्टिंग डिवाइस को कोविड-19 के पेशेंट्स को देखने के लिए कि हाँ भाई इनको कोविड-19 है कि नहीं है। ये एक लो कॉस्ट पोर्टेबल यूनिट है जिसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने ये कोरोना वायरस का एक नया डायग्नोस्टिक मेथड निकाला है और जब इस मेथड को प्रेजेंट का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है अभी के लिए देखा जाए तो सबसे अच्छा कोरोना वायरस की टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी क्या है? आरटीपीसीआर, ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये सबसे बेस्ट बताया जाता है। अगर आप इसके कंपैरिजन में आईआईटी खड़गपुर वाली की उसको देखो, मैं ये डायग्नोस्टिक किट को देखो, तो अगर देखा जाए तो 115 पॉजिटिव सैंपल्स यानी आरटीपीसीआर के हिसाब से 115 लोग जिनको कोविड-19 हुआ था उनके सैंपल्स को जब इस टेस्ट किट में टेस्ट किया गया तो देखा गया कि भाई 108 लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट दे दिए इस नई किट ने। और 85 नेगेटिव सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो 83 लोगों के नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स दे दिए इस डायग्नोस्टिक किट ने। तो आप देख सकते हो कि जो सेंसिटिविटी निकल के आ रही है इस डायग्नोस्टिक किट की वो है 94% और जो स्पेसिफिसिटी निकल के आ रही है वो 98% है। सेंसिटिविटी मतलब कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस है और उसका आपने टेस्टिंग की तो 94% मतलब ये सच बता देगा, 6 लोगों में गलती कर सकता है। तो ऐसे लोग 100 लोगों की टेस्टिंग जिसमें कोरोना वायरस है 100 के 100 को, तो उसमें 94 में तो ये कोरोना वायरस बताई दे देगा, 6 में इसकी गलतियां हो सकती हैं। वहीं पे इसकी 98% स्पेसिफिसिटी है। स्पेसिफिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोरोना वायरस नहीं है ये भी पता करना जरूरी है। जिसको नहीं है उसको अगर आपने कोरोना वायरस पॉजिटिव कर दिया तो उसके लिए एक अलग मेंटल ट्रॉमा है। तो 85 नेगेटिव सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो उस 85 में से 83 नेगेटिव रिजल्ट दिए, 2 केस ने पॉजिटिव दे दिए। तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी है यानी कि अगर किसी एक पर्सन को कोरोना वायरस नहीं है तो ये कोरोना वायरस नहीं बताएगा, इसके चांसेस 98% है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेस्ट किट है जिसको आप कोविरैप मेथड बोल सकते हो, ये बहुत अच्छी बताई जा रही है। इसमें इक्विपमेंट की मदद भी बहुत कम है और इसको रूरल इलाकों में प्रयोग किया जा सकता है और इसको डीप फ्रीज करने की भी जरूरत नहीं। रूरल इलाके में एक ओपन फील्ड में एक टेबल लगा के आप इस डिवाइस को रख सकते हो और वहां पे टेस्टिंग कर सकते हो। इस टेस्ट मशीन की कॉस्ट आएगी लगभग 5,000 रुपए और जो टेस्टिंग किट आएगी इसके साथ, जिस किट को इंसर्ट करके आप टेस्ट करोगे इस मशीन में, वो आएगी लगभग 500 रुपए की। ओके, आईआईटी खड़गपुर के जो इनोवेशन बेंच है उसने ये बोला है कि हम ये होप करते हैं कि सरकार इस चीज को सब्सिडाइज करेगी और जल्दी से जल्दी इसको ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय किया जाएगा ताकि लोगों की मदद हो सके। जनरल स्टडीज पेपर 2 में काम आएगा। ये जो हमारे प्रीमियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस है जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, ये सब प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं जो भी देश के सामने प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। आगे बात करते हैं राजस्थान टू अप्यूज न्यू फार्म लॉस। देखिए, पंजाब ऑलरेडी बिल्स को पास कर चुका है ये बोलते हुए कि हम सेंटर द्वारा जारी किए गए फार्म लॉस को नहीं मानते और जो भी हमारे हिसाब से गलत है उसको वो अपने बिल के थ्रू लेके आए। उसके बारे में मैं आपसे अलग से बात करूंगा कि कैसे सेंटर गवर्नमेंट इस पे नियम कानून बना सकते हो, किस हद तक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको अपोज कर सकते हैं। अब राजस्थान में, अब चूंकि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है तो राजस्थान भी एक स्पेशल सेशन मना रहा है अपनी स्टेट असेंबली का और इसमें बातचीत की जाएगी जो कंटेंशियस लॉज हैं फार्मर से रिलेटेड, इनके रिस्पेक्ट में कुछ बातचीत होगी और शायद हो सकता है कि ये लोग भी सेंटर द्वारा लाए गए फार्म बिल्स को अपोज करें। साथ साथ ये लोग एक मैंडेटरी प्रोविजन ये भी लेके आएंगे कि कोई भी गुड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में नहीं बेचा जाएगा। राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉब्ली अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट 1961 में भी कुछ चेंजेस करेगी ताकि आप देखिए कि जो भी डिस्प्यूट होते हैं वीट को, गेहूं के, धान के, चावल के प्रोक्योरमेंट में, यानी कोई प्राइवेट एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी अगर फार्मर्स से कुछ खरीद रही है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उस डिस्प्यूट को सिविल कोर्ट तक लेके जा सके। अभी इस एक्ट के अंदर सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, जल्दी शायद ये जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट को दिया जाए। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि फार्म बिल्स को लेके काफी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर के इतने सेंसिटिव इशू पे सेंटर ने जबरदस्ती नियम कानून पास करा दिया और अब स्टेट्स भी मानने को तैयार नहीं है। पंजाब ने तो ओपनली बोल ही दिया कि हम नहीं मानेंगे। उनकी एक एमपी ने, जो कि कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेंबर थी, उन्होंने तो रिजाइन तक कर दिया।
और अब मोस्ट प्रॉब्ली राजस्थान भी जल्दी एक बिल लेके आएगा जहां पे इसका अपोजिशन होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरे न्यूज पे आ जाते हैं, एयर पॉल्यूशन नाउ बिगेस्ट हेल्थ रिस्क इन इंडिया। एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020। इसको रिलीज किया है यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने। ये बोल रहे हैं कि इंडिया में अगर हेल्थ को सबसे ज्यादा किसी चीज से रिस्क है तो वो है भाई एयर पॉल्यूशन से। लॉन्ग एक्सपोजर टू आउटडोर एंड हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन ने 1.67 मिलियन डेथ्स को कॉज किया है 2019 में, यानी 16,70,000 लोग इस एयर पॉल्यूशन के चलते, जो स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक आया, डायबिटीज, लंग कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज और नियोनेटल डिजीज की वजह से मरे, यानी बच्चों को भी काफी नुकसान पहुंचा है इससे। तो ओवरऑल एयर पॉल्यूशन इंडिया में हेल्थ को लेके सबसे बड़ा रिस्क है। आउटडोर और हाउस होल्ड जो पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन होता है उसने 1,16,000 इंडियन इन्फेंट्स की जानें ली हैं इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ लास्ट ईयर, मतलब कि आखिरी साल 1,16,000 इन्फेंट्स जो कि एक महीने के भी नहीं हुए थे उनकी मृत्यु हुई है। और इसमें एक मेजर पोटेंट फैक्टर है आपका PM 2.5। कहीं कहीं पे सॉलिड फ्यूल्स को जलाने की वजह से, चारकोल वुड और एनिमल डंग को कुकिंग की जलाने की वजह से भी इस तरीके का पॉल्यूशन होता है। और खाना बन रहा हो और वहीं पे ये सब चीजें जल रही हो तो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स, वो बिल्कुल ही ज्यादा आप कह सकते हो क्रॉनिक तरीके से हमारे सामने नजर आते हैं। इंडिया में हाईएस्ट पर कैपिटा पॉल्यूशन एक्सपोजर है 83.2 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। नेपाल में 83.1 है, नाइजर में 80.1 है। सोचिए नाइजर में हमसे कम है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना जहां पे लो पॉपुलेशन एक्सपोजर है वहां पे 8 माइक्रोग्राम से भी कम है। यूएस की तो नहीं, बट बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में है ऐसा। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट का स्टैंड ये है, देखिए गवर्नमेंट ये बोल रही है कि एवरेज पॉल्यूशन लेवल इंडिया में नीचे आ रहा है पिछले 3 साल से। कहीं ना कहीं ये बात सही है, बट स्पेसिफिकली आप देखिए तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में विंटर के दौरान पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी इस साल पॉल्यूशन थोड़ा कम जरूर हुआ, लेट मार्च में नेशनल लॉकडाउन लग गया, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई तो पॉल्यूशन कम हो गया। लेकिन अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज खुल रही हैं तो पॉल्यूशन लेवल फिर से बढ़ रहे हैं, और कैटेगरी ऑफ एयर बहुत सारे शहरों में फिर से वेरी पुअर पे पहुंच चुकी है। और कोविड-19 तो एक ऐसी डिजीज है जो सीधे हार्ट और लंग वाले पेशेंट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। एक्चुअली में एयर पॉल्यूशन और कोविड-19 का कितना हद तक एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट है, इफेक्ट है, इंटरलिंकेज है, इस बात पे बातचीत तो नहीं कही जा सकती है। बट कोविड-19 ऑलरेडी 1,10,000 लाइफ्स ले चुका है, और एयर पॉल्यूशन हमारे लंग को अफेक्ट करता है, और लंग के डिजीज वाले कोविड-19 में बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे निकल के आ रही है। एयर पॉल्यूशन खतरनाक चीज है, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको आप कोट डाउन कर सकते हो। अगली न्यूज है, हैदराबाद में बहुत तेज बारिश हुई है। 185 टैंक्स जो हैं हैदराबाद के वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। ऐसा किसने बोला है? तेलंगाना के प्रिंसिपल इरिगेशन सेक्रेटरी रजत कुमार जी ने बोला है। 185 टैंक्स इन हैदराबाद हैव सरपास्ड एंड ओवरफ्लोइंग फॉलोइंग हेवी रेन्स ओवर द पास्ट वीक। जो ओस्मान सागर रिजर्वायर है हैदराबाद का, वो 1786 फीट वाटर लेवल पे आ गया है। इसका जो फुल लेवल है 1719 फीट है। इसके अंदर पानी की कमी पड़ती है, पानी नहीं अवेलेबल हो पाता है, लेकिन इस बार तो ऐसा बरसा है कि भैया ऑलमोस्ट भर ही गया ये। अगर पेनिनसुलर इंडिया में टैंक इरिगेशन की बात की जाए तो टैंक क्या, देखिए इसको तो मीडिवल टाइम से इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर स्टोरेज का तरीका है ये टैंक इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि एक बहती हुई नदी या पानी की स्ट्रीम के पास से अर्थ की मदद से और स्टोन की मदद से एक रिजर्वायर सा बना दिया जाता है जिसको बोला जाता है बड़ा टैंक। उस टैंक में पानी भरा जा सकता है। देश में 5 लाख बड़े और 50 लाख छोटे स्मॉल टैंक्स हैं जो कि 25.24 लाख हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेट करते हैं। देश में जितना भी इरिगेटेड लैंड है टैंक के द्वारा, और टू द टोटल इरिगेटेड एरिया, यानी देश का टोटल इरिगेटेड एरिया डिनोमिनेटर में लिखिए, और वो इरिगेटेड एरिया जो टैंक के थ्रू इरिगेट किया जाता है उसको न्यूमरेटर में रखिए। तो ये था 1960-61 में 14%, और ये 2001 में ये हो गया 4.6%। उसका रीजन ये है कि वेल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, सबमर्सिबल से पानी खींचा और आपने इरिगेशन कर लिया, ये पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। उसके चलते टैंक इरिगेशन कम हो गया है। वो अलग बात है कि टैंक इरिगेशन ज्यादा एफिशिएंट था और पानी का बहुत प्रॉपर प्रयोग करता था। टैंक इरिगेशन साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर दोस्तों, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो बहुत ही ज्यादा। लीडिंग स्टेट्स देखा जाएगा टैंक इरिगेशन में तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो इट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ टैंक इरिगेशन वेयर 7,27,000 हेक्टेयर्स आर इरिगेटेड बाय टैंक्स। तो भैया आंध्र प्रदेश में 7,27,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड
टैंक के पानी के थ्रू इरिगेट किया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हैज अबाउट 28.8% ऑफ टैंक इरिगेटेड एरिया इन इंडिया। तो ओवरऑल जो टैंक के द्वारा इरिगेटेड इंडिया है पूरे देश में, उसका 28.8% आंध्र प्रदेश में, और अबाउट 16% ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया ऑफ द स्टेट इज बाय टैंक्स। यानी आंध्र प्रदेश के अंदर जो टोटल इलाका है एग्रीकल्चरल लैंड का, जहां इरिगेशन टैंक के थ्रू होता है, उसका जहां टोटल इरिगेशन होता है, यानी आंध्र प्रदेश का वो टोटल फार्म इलाका जहां इरिगेशन हो रहा है, उसमें से 16% इरिगेशन टैंक के थ्रू हो रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो टैंक भाई इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कर्नाटका प्लेट्यू में, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न महाराष्ट्र में, इंटीरियर उड़ीसा और केरला में। आप इस इंफॉर्मेशन का कैसे प्रयोग कर सकते हो? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आप टैंक इरिगेशन से रिलेटेड बातों को लिख सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। ग्राउंड वाटर टेबल नीचे घट रहा है, उसकी वजह है ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल इरिगेशन को डिस्करेज करने के लिए ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ टैंक इरिगेशन आप एक ऑप्शन लिख सकते हो, और उसमें ये जो मैंने स्टैटिस्टिक्स अभी आपको बताए हैं, इसको आप कोट करके कुछ नंबर एक्स्ट्रा खींच सकते हो। ये जो डॉट्स दिखा रहे हैं आपको इंडिया के मैप में, ये दिखा रहा है कि देश में किस किस जगह पे टैंक इरिगेशन पाया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इस चीज में ये चीज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट है पोल पैनल मूव्स हाई कोर्ट अगेंस्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। यहां पे आपको पता ही कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि आंध्र प्रदेश का है, और साथ साथ आंध्र प्रदेश की जो सरकार है जगन मोहन रेड्डी जी के बीच उनके बीच में एक लड़ाई सी चालू है। ये लड़ाई क्या है, इसको मैंने जगन मोहन रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट वाली वीडियो में भी कवर किया, तो आप जगन मोहन रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कैसे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है एन रमेश कुमार, इनको हटा दिया स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी पोस्ट पर से, फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इनको रीस्टेट कर दिया। अभी बात दोस्तों ये है कि ये इशू हुआ क्यों था। इशू हुआ ये था कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो लोकल इलेक्शंस थे उनको एक्सटेंड किया था। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सॉरी, थोड़ा शायद मैंने उल्टा बोल दिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत के इलेक्शंस को आगे बढ़ाया था, और जगन मोहन रेड्डी जी तुरंत पंचायत के इलेक्शंस कराना चाहते थे। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के इलेक्शंस को डेफर कर रहा था, जगन मोहन रेड्डी जी तुरंत इलेक्शन कराना चाहते थे। दोनों के बीच में कुछ बवाल हुआ। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो हेड थे एन रमेश कुमार, इनको निकाल दिया जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने। बाद में हाई कोर्ट ने इनको रीइंस्टेट कर दिया। रीइंस्टेट करने के बाद भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार को काम नहीं करने दे रही थी आंध्र प्रदेश की सरकार। तो ओपन में आ चुकी है लड़ाई यहाँ पे, किसके बीच में? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बीच में और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में, और इनफैक्ट आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट के बीच में। अब बात दोस्तों यहां पे ये है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यहां से फिर से ये बोल रहा है, इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में, और ये इस रिट पिटीशन में चाहते हैं कि हाई कोर्ट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस और पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट को इंस्ट्रक्शन दे कि भैया बजट प्रोवाइड करो स्टेट इलेक्शन कमीशन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को पैसे दो, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे साफ साफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार हाई कोर्ट से अपने रिट कमीशन में बोल रहे हैं, रिट पिटीशन में, कि देखिए जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉयज को उल्टी सीधी कंट्रोवर्सी में फंसा के हमारे सपोर्ट और हमारे रिसोर्सेज को हमसे खींच रहे हैं, और हम अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसे ही नहीं है। इन्होंने बोला गवर्नमेंटल ऑर्डर आरटी नंबर 35 डेटेड 17 जनवरी 2020 से हमको 40 लाख रुपए मिलने हैं। ये 40 लाख रुपए आज तक हमको नहीं मिले। हमारे पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फंड है, हम काम करें कैसे? और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो एसईसी है, इन्होंने गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन से भी राइटिंग में ये अपील की है कि भैया आप गवर्नमेंट को बोलिए कि हमें फंड्स रिलीज करें, हमें हमारा काम करने दें, हमारे काम को रोके मत। अब यहां पे एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वो है आर्टिकल 243 के क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 243 के क्या बोलता है? द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर and conduct of all elections to the panchayat shall be vested in state election commission consisting of state election commissioner to be appointed by the governor। यहां पे देखिए क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? The governor of the state shall so requested by the state election commission make available to state election commissioner such staff as may be necessary for the discharge of functions conferred under state election commission by clause 1। अब देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्लॉज 1 के थ्रू काम दिया गया है कि भैया सारे इलेक्टोरल रोल्स आप तैयार करेंगे, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेंगे इन इलेक्शंस का। ठीक है, अब बात यह है दोस्तों कि जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एक काम दिया है तो ये काम करेंगे। और क्लॉज 3 में क्या बोल रहा है कि अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को किसी मदद की जरूरत है तो वो गवर्नर ऑफ द स्टेट से कहेगा। और यहां पे देखिए
यहाँ पे जो गवर्नर है बिश्व भूषण हरिचंदन, इनको बोला है एन रमेश कुमार जी ने कि भैया हमें फंड्स अवेलेबल कराइए, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब गवर्नर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सीधे सीधे अंडर आर्टिकल 243 के क्लॉज 3 कि भाई उनको मदद प्रोवाइड करी जाए। यहाँ पे ओपन में आ गई है लड़ाई बहुत भयंकर तरीके से जगन मोहन रेड्डी जी के। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल 243 के क्लॉज 3 सीधे सीधे वायलेट करती है अगर स्टेट की सरकार, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। हालांकि जो हमारी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी बाकी स्टेट्स बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं उसको, तो प्रेसिडेंट रूल तो नहीं बने लगाया जाएगा, बातचीत से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एक चीज आपको काम आएगी। फिर भैया जो सेनेट है यूएस का, वहां पे कुछ ग्रुप ऑफ सेनेटर्स ने इंडिया को बैक किया है ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने के लिए, किसमें, क्वाड एक्सरसाइज में। मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां पे इंडिया ने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी इस साल। तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स को एक लेटर लिखा है कुछ सेनेटर्स ने। इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स है तरनजीत सिंह संधू, और उन्होंने ये बोला है कि देखिए अगर आपने जो ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया ना मालाबार नेवल एक्सरसाइज के लिए, बहुत अच्छा है, और अब आप एक काम करिए, आप ब्लू डॉट नेटवर्क भी ज्वाइन कर लीजिए। ब्लू डॉट नेटवर्क एक यूएस लेड नेटवर्क है जिसमें ऑस्ट्रेलिया जापान ऑलरेडी है। दुनिया भर में जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लगाया जाता है ना, उनकी फाइनेंसिंग के लिए इस ब्लू डॉट नेटवर्क को बनाया गया है। आप देखिए दुनिया भर में चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू अपना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, उसके काउंटर में यूएसए एक ब्लू डॉट नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया, और अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो, और यूएसए, ये 4 लोग मिलकर अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो इस ब्लू डॉट नेटवर्क के अंदर दुनिया भर में जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उनकी फाइनेंसिंग के ऊपर बहस करना और अपना व्यू पॉइंट देना। और ब्लू डॉट नेटवर्क आने वाले समय में इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा कि मान लीजिए अगर ब्लू डॉट नेटवर्क किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को अप्रूवल दे देता है तो उसको फाइनेंस मिलना बहुत आसान हो जाएगा। अभी चाइना करता क्या है, चाइना अपनी पैसे के ताकत के दम पे ही तो दुनिया भर की कंट्रीज को नीचे दबा रहा है। दूसरी जगह पे जाओगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन कंट्रीज से बोलेगा कि आप हमसे लोन ले लीजिए, उस लोन से आप हमारी ही इंडस्ट्रीज को पैसा दीजिए और फिर हमारी इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, और फिर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन अमाउंट को वापस नहीं कर पाओगे तो उस पर कब्जा हम कर लेंगे। हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में यही हुआ है। तो यहाँ पे इस जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो एक्सप्लॉयटेटिव एलिमेंट है, इसको काउंटर करने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क यूएस लेड है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जापान भी है, और इंडिया को शामिल करने की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो ब्लू डॉट नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्लू डॉट नेटवर्क में अभी के लिए यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ये गवर्नमेंट को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी, सिविल सोसाइटी को भी, सबको लेके आ पाएगा इस नेटवर्क में, ताकि उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा सके जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ओके, आप कह सकते हो कि चाइना के काउंटर में है। ब्लू डॉट नेटवर्क की जो आप कह सकते हो कि क्रेडिबिलिटी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व है। चाइना का जो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट और वहां की जो प्राइवेट कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल है, उनका मेजर रोल होता है। तो ये था जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। गुड बाय।